हाँ जी, तो ट्राई करके आए हो लीनियर अलजेब्रा का असाइनमेंट? मतलब डाउट्स है? सर जी। सर बहुत सारे टॉपिक्स सर मतलब आपने कराया नहीं लेकिन क्वेश्चंस में जैसे? जैसे वो सर वो जो ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट है ना वो। ऑर्थो ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, हाँ। नहीं 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 वो नहीं, वो हाँ, कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन। अच्छा। अरे तो तुम्हें नहीं पढ़ना है, जो कंटेंट तुम्हें मिला है, जैसे नेट जेआरएफ में क्या है, लीनियर अलजेब्रा पूरा एक तुम्हारा जैम एमएस में उतना नहीं पढ़ना है। जैम सॉरी जैम एमएस कह रहा हूँ, गेट आपके गेट स्टैटिस्टिक्स में इनर प्रोडक्ट स्पेस उतना डीपली नहीं पढ़ना है जितना गेट मैथमेटिक्स में है। क्योंकि आप लोग स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड का, तो मैं तो उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जो गेट के रिक्वायरमेंट है। जैसे सी एस ए आर नेट के क्वेश्चंस हो गए, तो वो तो सर आपने जो असाइनमेंट भेजा उसकी बेसिस पे हाँ मैं आया। बता रहा हूँ, मैं सही कर मैं भी वही बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा मैंने सी एस आई आर का असाइनमेंट भेजे तुम्हारे पास, ठीक है, तो उसमें ऐसे ऑब्वियसली बहुत सारी चीज सी एस आई आर के एग्जाम में होंगी जो हमने नहीं की है, क्योंकि सी एस आई आर का सिलेबस क्या है? सी एस आई आर नेट में कौन कौन सा बच्चा सी एस आई आर मैथमेटिकल साइंस का एग्जाम देता है? जो एमएससी मैथमेटिक्स में किया वो भी देता है ना। हाँ। अब अगर एमएससी मैथमेटिक्स वाला कंटेंट मैं यहाँ पढ़ाने लगूँ फिर तो आपको 2 साल लगेंगे कंप्लीट करने में गेट स्टैट्स का सिलेबस। क्योंकि वो लोग सिर्फ मैथ्स ही पढ़ते हैं, जैसे आपका क्या है मैथमेटिक्स सपोर्टिव है ना, उनका क्या है जैसे जो एमएससी मैथमेटिक्स वाले हैं तो उनको सिर्फ मैथ्स ही पढ़ना है वहां पे एमएससी मैथ्स में जनरली, है ना। तो आपका मेजर स्टैटिस्टिक्स है, उसका मेजर मैथमेटिक्स है, तो आप लोगों का मेजर तो स्टैटिस्टिक्स है ना। तो जो यहाँ पे गेट के सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट है उतना ही कराया है। मैं नेट के लेवल पे कराया ही नहीं कि नेट असाइनमेंट भेज दी मैंने, ट्राई करो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग नेट की तैयारी करते हैं, तो तुम्हें जो, क्योंकि मैं तो नेट का भी पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को, मैं तो गेट स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। जब मैं नेट का पढ़ाऊंगा लीनियर अलजेब्रा तो मैं नेट के सिलेबस से पढ़ाऊंगा। तो आप नेट नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है आप देखो लीनियर अलजेब्रा का, वो एडवांस लीनियर अलजेब्रा पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत डिटेल में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो मुझे गेट स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है उससे सारे हो जाएंगे। तो मेरा तो पर्पस मेन है, मैं गेट का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो गेट स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जो आपको नहीं समझ आ रहा, वो पूछिए, ये चीज़ है। नेट में क्योंकि एग्जाम के डिफरेंट डिमांड्स है, रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स वालों के लिए वही पेपर है जो आपके लिए है, तो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स है। जैसे आप उनका एरिया टच नहीं कर पाएंगे, जैसे जो एडवांस क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स के तो आप नहीं कर पाएंगे, जो स्टैटिस्टिक्स वाले वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नेट में इतने सारे 400-500 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपको अटेम्प्ट करने हैं 200 मार्क्स के ही, है ना, इस तरीके से है। तो ऑब्वियसली सब कुछ थोड़ी हो, जैसे रिएनालिसिस में बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे एनालिसिस के, यहाँ पे जो आपने कैलकुलस पढ़े हैं जो वहाँ पे हैं बहुत सारे, जैसे रिमान उमान में प्रॉपर में बहुत सारे ऐसे है। तो डिपेंड करता है लेवल ऑफ स्टडी पे। तो आपका जो मैथमेटिक्स है वो सपोर्टिव है क्योंकि उसका यूज वहाँ पे होगा। तो आपका मैथमेटिक्स मेजर थोड़ी है, मेजर तो स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन फिर भी जो डिमांड है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा आपको, है ना। जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, वो पूरा करना है आपको। तो अगर आपने गेट के असाइनमेंट्स ट्राई किए तो बताइए, नेट वाला भी कोशिश कर सकते हैं, है ना, क्योंकि नहीं सर आपने जो वैसे असाइनमेंट किसका आया थी जब मैथमेटिक्स लेने का नहीं नहीं वो सी एस ए आर का है, मैम जैम में आता ही नहीं है ये सब। जो मैंने क्लास में भेजा, क्वेश्चन भेजो ना जो पता डाउट है। नहीं कि जो बीएचयू का क्वेश्चन है कुछ हाँ तो आपने वो असाइनमेंट देखे होंगे, मतलब वो एक्चुअली वो जैसे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएससी एंट्रेंस का सिलेबस है वो, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी को एमएससी मैथमेटिक्स में करनी है या जिसको पीएचडी मैथमेटिक्स में करनी है, तो वो सब जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे टीआईएफआर का क्वेश्चंस हैं, आईएससी का क्वेश्चंस हैं, तो ये वो बच्चे जिनको मैथमेटिक्स में पीएचडी करनी है उनके लिए, तो ऑब्वियसली उनका लेवल कितना ज़्यादा होगा ना, तो वो है। अब हमने भेज दिया कि ठीक है प्रैक्टिस करना चाहो करो, जैसे आप इस टाइम की बात में तो नहीं कल नहीं सर नहीं करना चाहती सर आप हाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो हाँ जाता वही है। कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर उस लेवल तक मैथमेटिक्स भी पढ़ोगे जिस लेवल तक मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं, तो आपका लोड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि आपको तो स्टैटिस्टिक्स भी करना है, उनको स्टैटिस्टिक्स नहीं करना है, उनका यही सब्जेक्ट ही है। जैसे एमएससी मैथमेटिक्स में यही लीनियर अलजेब्रा वहाँ सब्जेक्ट प्रॉपर रहता है और उनका कोई स्टैट्स थोड़ी रहता है, ये है, तो उनको फिर मैथ्स ही पढ़ना है उनको, इस तरह से है। एमएससी मैथमेटिक्स में है ना, एक कोर्स भी प्रोबेबिलिटी का होगा तो रेयरली वो रहता है, एक कोर्स, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी पूरे उनके जितने कोर्सेज सब मैथमेटिक्स के हैं, तो उस लेवल की मैथमेटिक्स आप स्टैटिस्टिक्स कोर्स में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो स्टैटिस्टिक्स भी देखना है। तो जो पूरा टाइम वो मैथ्स को दे रहे हैं, वो पूरा टाइम अगर मैथ्स को ही आप दे देंगे तो आप स्टैट्स कब पढ़ेंगे, वो चीज़ है।
फिर भी सर आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसका सर मैं मेरा मेन था कि गेट के जो क्वेश्चंस हैं, गेट में जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं सीएसआर नेट का असाइनमेंट इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर हो रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू कर दूँ, मेरा पढ़ाने का पर्पस सीखना ही है, तो समाओ पढ़ाते हुए आप पढ़ाएंगे तो फिर उस बहाने है ना, जो आप कह रहे हो इनर प्रोडक्ट वहाँ पढ़ाएंगे तो इनर प्रोडक्ट पढ़ाने में 2-3 क्लास 4 क्लास लगेंगी, अगर वो सारी चीज़ें कवर करेंगे नेट लेवल की। तो हमने तो आधे क्लास में कंप्लीट कर दिए। स्टैटिस्टिक्स वालों को तो मतलब बहुत ज्यादा पकड़ना पड़ेगा फिर सीएसआर नेट के लिए जी। स्टैटिस्टिक्स के बगैर। तो जैसे अब वो लोग स्टैटिस्टिक्स टच भी नहीं करते हैं, है ना, उनको तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स सीएसआर नेट में आप करोगे तो आपके लिए एडवांटेज है, लेकिन वो फिर मैथ्स में आप उतना नहीं कर पाओगे जितना वो लोग करते हैं, क्योंकि उनको उसी भरोसे क्वालिफाई करना है जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं। लेकिन हमारे लोग प्रोफेसर सब ने तो किए हैं, मतलब वो लोग बोलते हैं कि सिर्फ लीनियर अलजेब्रा करके आना है और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का। हाँ, लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस के क्वेश्चंस हो गए, लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस हो गए, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन कर दो। वो तो आपको पीवाई वो देख के पता करना है ना। ठीक है, गेट के असाइनमेंट में कोई डाउट है तो अरे यार ये वाईफाई आज काम नहीं कर रहा। चलो वाईफाई का आज प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं वाईफाई वाले ने मैसेज और टेक्स्ट भी किए थे कि आज नहीं चलेगा। बताओ जिन लोगों को जो भी डाउट्स है लीनियर अलजेब्रा में, बताओ एटलीस्ट ये गेट लेवल पे। तो ये गेट का पीवाई क्यू है, अगर आपने ट्राई किया हो। मेनली तो मेरा पर्पस ये था ना, हमें ये कराने का पर्पस तो मेरा ये गेट का है। तो हम तो है ना अभी हम गेट का कोर्स पढ़ा रहे हैं, जब नेट का कोर्स अगले साल पढ़ाएंगे तो उसका असाइनमेंट आप लोग जो भेज रहे हैं वो गेट नेट का असाइनमेंट्स है, तो नेक्स्ट ईयर यूज होगा ये चीजें। अभी तो जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं गेट टेस्टिंग, तो हमारा ये पर्पस है गेट के क्वेश्चंस होने चाहिए, गेट की जो रिक्वायरमेंट है ना। तो यहाँ पे जैसे आप वहां देखते होगे आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, इसने कहा इनर प्रोडक्ट इन आरएन, तो यहाँ वेक्टर स्पेस फिक्स कर दिया। वेक्टर स्पेस तो कुछ भी हो सकता है, सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ मैट्रिसेस, सेट ऑफ सीक्वेंसेस, लेकिन वैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा गेट स्टैटिस्टिक्स में कि इनर प्रोडक्ट ऑन मैट्रिसेस, इनर प्रोडक्ट ऑन फंक्शंस, इनर प्रोडक्ट ऑन जैसे हो गया सीक्वेंसेस, वो सब नहीं आएगा। आपका जो क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट का आएगा वो वेक्टर स्पेस आरएन और सीएन का होगा। ये बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया टॉपिक को। इनर प्रोडक्ट बहुत ब्रॉड टॉपिक है ना, बहुत सारे अलग अलग वेक्टर स्पेस पे डिफाइन किया जा सकता है। तो आपको जो डिफाइन करना है सिर्फ आरएन और सीएन पे डिफाइन करना है यहाँ पे। तो वो एक पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस फिक्स कर दिया, उस पे डिफाइन करना है। नहीं तो इनर प्रोडक्ट बहुत लंबा टॉप है ना, तो वैसे नेट लेवल पे करने के लिए 3-4 क्लास थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी हमें, वो चीज है। जैसा ग्राम स्मिथ है ना, ये है स्मिथ, नहीं तो इसमें बस एक कॉन्सेप्ट है। तो ट्राई करके आए हो, डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर कल से थ्योरी आगे बढ़ाएंगे। इसमें सारे क्वेश्चन हो गए, पहले गेट के क्वेश्चन। हाँ 2020 का सेकंड क्वेश्चन सर, इसमें किया था आपने ये वाला, देखो तो कौन सा वाला, ये 2020 का, ये भी 20 का ही है, ये भी तो 20 का ही है, ये भी 20 का ही है, कौन सा? मुझे जो गया ना वो। अच्छा ये वाला। जी सर। चलिए इसको ट्राई करते हैं क्या कह रहा है। सो ये कह रहा है कि C कोई सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। कंसीडर द वेक्टर स्पेस, आपको ये दे रखा है ABC, जहां A प्लस B कॉन्जुगेट 0 है ना, और B प्लस C कॉन्जुगेट 0 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स वेयर n है ना, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड z बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो आयोटा रूट माइनस 1, तो बेसिस क्या होगा इसका, देखिए तो ये जो वेक्टर स्पेस V है
इसमें आपके पास ए बी सी 3 एलिमेंट है, ऐसा लिख रहा हूं मैं, जहां पे ए बराबर बी कॉन्जुगेट है, बी बराबर सी कॉन्जुगेट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल सकते हैं बी के टर्म में, तो ये जो सेट है ये इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, तो माइनस बी कॉन्जुगेट, बी को बी रहने दीजिए, और सी यहां से सी कॉन्जुगेट आ जाएगा आपके पास माइनस बी, तो एक और कॉन्जुगेट लगा दीजिए, तो सी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर माइनस बी कॉन्जुगेट, सी कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, किसके इक्वल आएगा, सी का कॉन्जुगेट लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ये क्या होता है, फॉर्मूला पता है, माइनस बी कॉन्जुगेट, मतलब ये बी कॉन्जुगेट हो जाएगा, मतलब सी कॉन्जुगेट सी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, सो माइनस बी कॉन्जुगेट, ये भी आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका बेसिस क्या है, तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, तो अगर मैं b कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ए बी सी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो माइनस बी को b, तो देख लो क्या लिखोगे आप, तो इसको अगर आप मान लो कोई b को आप लिख लो फॉर एग्जांपल x प्लस आयोटा y, अभी समझने के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो आपका b कॉन्जुगेट जो हो जाएगा वो आ जाएगा x माइनस आयोटा y, ठीक है, तो माइनस ऑफ b कॉन्जुगेट जो होगा माइनस x प्लस आयोटा y हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज है, सो माइनस एक्स प्लस आयोटा y, तो यहां से आ जाएगा आपके पास पुट कर दो आप, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस बी कॉन्जुगेट, बी वेक्टर एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहां आ जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आप चेक कर लो इसमें क्या करेक्ट होगा, इसको अगर आप कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, यहाँ पे इसको अलग अलग कर लो, तो इसको अलग अलग करोगे माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस आयोटा कॉमन ले लो, या आयोटा रहने दो, आयोटा वाई आयोटा वाई आयोटा वाई, ठीक है, तो x इसमें कॉमन निकालो तो क्या बनेगा, या इसमें x को आप क्या रखोगे, देखो तो माइनस एक्स कॉमन ले लो आप, यहाँ माइनस, देखो अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा वेक्टर इसके फॉर्म का है, तो यहाँ अगर y को आपने 1 रख दिया तो क्या बनेगा, आयोटा आयोटा आयोटा, तो सिर्फ यहीं पे है वो चीज, और यहाँ x को अगर 1 रखोगे तो बनेगा माइनस वन वन माइनस वन, लेकिन यहाँ पे है 1 माइनस वन वन, तो आप x को माइनस वन रखो, तो x को माइनस वन रखोगे तो ये, तो कहने का मतलब ये हो गया x कॉमन लो, अब माइनस एक्स कॉमन लो तो बनेगा 1 माइनस वन वन, प्लस यहाँ y कॉमन लो तो बचेगा आयोटा आयोटा आयोटा, इसमें y निकाल लो, ये बोल रहा हूँ, इसमें y निकालो, इसमें माइनस एक्स निकालो, तो ये वेक्टर बचेगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, देख लीजिए, जी सर। तो ये वेक्टर स्पेस है, सिंपल आपको देखना है कि बेसिस है ना क्या होगा, द लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये ऐसा हो गया माइनस एक्स टाइम 1 माइनस वन वन, है ना, ये ऐसे ऐसे था तो मैंने इसको कॉलम में लिख दिया है, और y कॉमन लेंगे तो आयोटा 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 आ गया, तो x को है ना, तो ये एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है, तो क्या होता है बेसिस, जो स्पैन करता हो और जो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट भी हो और स्पैन भी करता हो तो वो आ जाएगा, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट बताइए, और कोई डाउट इसमें जो, क्वेश्चन नंबर 29 ये वाला, नहीं सर, क्वेश्चन 29, अरे इसमें 29, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29, ये कौन सा था, ये 26, 28, ये रहा, अच्छा ये वाला है 29, नहीं सर ये नहीं, कौन सा है, वो नहीं, क्वेश्चन 14 है सर, वो मुझे भी गलत, मतलब वो
कोई बात नहीं। दोनों टाइप के आंसर थे इसलिए मतलब क्वेश्चन नंबर है इसलिए मैंने हाँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 ना। ओके सर। ये वाला हाँ सर। जो 29 नाम से है। ओके, तो ये कह रहा है कि लेट M बी द कलेक्शन ऑफ 3x3 रियल मैट्रिसेस, रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस। ठीक है, तो तो क्या बोल रहा है ये कि M जो है ना वो कलेक्शन है 3x3 रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट। सो रियल सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट है, तो रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, और एक सेट A में ऐसा A है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 50 माइनस 1/4 a की पावर 48 बराबर 0। तो अगर लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है तो लैम्डा की पावर 50 1/4 लैम्डा की पावर 48 बराबर 0। तो लैम्डा की पावर 48 कॉमन लेंगे तो बचेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1/4 बराबर 0। ओके, तो कह रहा है कि देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, तो ऐसे कितने मैट्रिसेस है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब ऐसे कितने रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टाइप का है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते क्योंकि 3x3 है। तो यहां से देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपको क्या लगता है, प्लस माइनस हाफ और 0 आएगा। लैम्डा 0 और प्लस माइनस हाफ 1/2, यही आइगन वैल्यू, 3 आइगन वैल्यू। और ये 3x3 मैट्रिक्स है तो इसके पास कितनी आइगन वैल्यू होगी, 3 होगी। 3 होगी। तो ये आ गई आइगन वैल्यू। तो अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? हाँ मतलब ऐसे कितने मैट्रिक्स है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मैट्रिक्स मतलब ऐसे कितने मैट्रिसेस मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो आइगन वैल्यू इसकी आ गई 0 1/2 माइनस 1/2। तो क्या पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स जो है उसकी आइगन वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं। क्योंकि आप तो ये जानते हैं कि कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव, बट की आइगन वैल्यू तो 0 आ गई। इसका क्या मतलब है, सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। नहीं, आइगन वैल्यू दो, हाँ, दो नहीं हो सकते। इसके या तो आइगन वैल्यू 0 होगी या हाफ होगी या -1/2 होगी या इनका कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन ये दोनों फेवरेबल केस तो है नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसीलिए सिर्फ हाफ ही होगा, तो इसलिए b का वैल्यू 1 हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1। नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं, मतलब ऐसे कितने मैट्रिक्स मिलेंगे। तो ए जो होगा ना, ए का जो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी तीनों आइगन वैल्यू 1 होगी, ये कहना चाह रहा था। तो एक मैट्रिक्स मिलेगा बस मुझे जिसकी आइगन वैल्यू 1/2 होगी, जिसकी आइगन वैल्यू 1/2 होगी, क्योंकि ये फेवरेबल केस है। अगर ये भी होता, आइगन वैल्यू बोल रहे ही नहीं है ना, हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस बोल रहे हैं ना। हाँ, एलिमेंट कितने होंगे, एस क्या है, व्हाट इज एस, ट्रिक मैट्रिक्स वो एस का है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है ना सर, तो उस एस में कितने एलिमेंट होंगे वो काउंट करना है, मैट्रिक्स थोड़ी काउंट करना है। मैट्रिक्स ही काउंट करना है। ध्यान से देखो, आपको एस में एलिमेंट क्या है, व्हाट इज एलिमेंट इन एस, एस के एलिमेंट क्या है, एस के एलिमेंट्स क्या हैं, मैट्रिसेस ही तो है, यस मैट्रिसेस ही तो है। तो सेट एस के एलिमेंट्स मैट्रिसेस ही हैं। तो इसका